हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नरेंद्र राजपूत। और आज हम मौजूद है चरखी दादरी में अजीत फोगाट के कार्यालय पर। और अजीत फोगाट की हम बात करें तो पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं और जब से इन्होंने होश संभाला है लगभग राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए भी इन्होंने पूरे तन मन धन तीनों से ये एक्टिव रहे हैं और किरण चौधरी के साथी रहे हैं। और अब बात करें किरण चौधरी की तो उन्होंने पासा पट लिया है और बीजेपी में चल गई है। उस पर कितना प्रभाव, पूरी बात हम जानने के लिए इनके साथ मौजूद हैं। तो अजीत भाई साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत, आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। अजीत जी, काफ़ी समय से आप सक्रिय रहे हैं राजनीति में। सोशल वर्किंग की बात करें, फील्ड की बात करें, या फिर जैसे दादरी की कोई भी जल भराव की समस्या हो, पानी की समस्या हो, हर समय आप एक्टिव रहे हैं। तो क्या कुछ मानते हैं? देखिए, मेरा जो राजनीतिक जो करियर है वो शुरुआत जो है मेरी वो एक पार्षद के चुनाव से हुई थी। और उससे पहले एनएसयूआई छात्र संगठन जो है हमारा एनएसयूआई का, उसमें भी मैंने काम किया। तो दोनों चीज़ें मेरी निरंतर साथ चली हैं। मैं संगठन में भी साथ चला और जो एक व्यक्ति का संवैधानिक जो चीज़ें होती हैं वो भी मेरी साथ। अगर छात्रों के संगठन के अंदर जो आवाज़ उठाना, छात्रों के लिए, हितों के लिए लड़ना, बेस्ट कॉलेज में रहा, जनता कॉलेज में रहा, तमाम कॉलेजों के अंदर छात्रों के साथ जो है जब भी छात्र हमारे जो जुड़े हैं उनके मुद्दों की अगर बात हम करें तो उनसे भी बहुत मैंने संवाद किए। बहुत कभी मुद्दे थे तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हमने। और पार्षद का जो चुनाव है वो बहुत, मैं कह सकता हूँ, अंतिम छोर के व्यक्ति की जो है आवाज़ आपको उठानी होती है। उसमें छोटे छोटे काम होते हैं, किसी के डोमिसाइल का काम है, किसी की गलियों की सफाई का काम है, बहुत छोटे छोटे से कार्य है। तो उनसे लेके यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। पार्षद बना, फिर वाइस चेयरमैन बना, फिर चेयरमैन बना, फिर दोबारा से पार्षद बना, फिर यूथ कांग्रेस में रहा, पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी भिवानी मंदरगाह में अध्यक्ष रहा और इलेक्टेड अध्यक्ष रहा। 2 बार रहा, 1 बार नहीं रहा। और बहुत बड़े नेताओं के बच्चे थे उसके अंदर विधानसभा सत्र पर, जिसमें मेरे नीचे जो है वो सभी साथी काम किया उन्होंने। जिसमें हमारे तकरीबन 9 के 9 विधायक थे, उनके सभी के बेटे थे। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मैं उनके ऊपर जो है मैंने काम किया। तो ये जर्नी बहुत लंबी है जी और ये चलती ही जा रही है। लेकिन मैंने अपने स्ट्रगल की है पूरे जीवन में। एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ, कभी राजनीतिक मेरे परिवार में कोई रहा नहीं। और ये छोटी बात नहीं कि राहुल गांधी जी तक पहुँचने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी थी, वहाँ तक मैं पहुँचा। और राहुल गांधी जी ने मुझे अप्रिशिएट किया, कई बार किया, और कई स्टेटों में भी मुझे काम करने के लिए भेजा। तो असली जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि भी दादरी मेरे लिए हमेशा प्राथमिकता रही है। और दादरी के लिए लड़ाई लड़ने में मैं पीछे कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी आपने कहा कि भी पानी के मुद्दे उठाए, जल भराव के मुद्दे उठाए, ये तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे थे। मैंने बहुत बार ऐसे भी, कई बार हमने यहाँ दादरी के अंदर खट्टर साहब आए, हमने उनको भी जो है कई बार ये दर्शाने की कोशिश की, काले झंडे दिखाए हमने उनको कि आप दादरी के साथ भेदभाव कर रहे हो। दादरी के अंदर बहुत ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ अनदेखी हमारे साथ की जा रही है। जिसमें दादरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे एक खेल स्टेडियम दादरी के अंदर आज तक नहीं है, और बच्चे प्रैक्टिस कहाँ करें। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हमारे खेल की हैं, तो कोई भी व्यवस्था इस भाजपा सरकार में 10 साल में दादरी को नहीं मिली, कोई बड़ी सौगात नहीं मिली। अजीत जी, बात करें जैसे किरण चौधरी की, दादरी के अंदर जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, आपने पूरी महत्वता के साथ वो उन प्रोग्रामों निभाया है। उनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। लाखों से भी ऊपर का खर्च आपने किया है। आज किरण चौधरी बीजेपी भाजपा में चली गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल को आहत हुआ होगा, या फिर किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरे अंदर कांग्रेस है और मैं कांग्रेस में हूँ। मैं आत्मा से कांग्रेस से जुड़ा था, और आज से नहीं, 2002 से कंडेला कांड हुआ था तब से लेके मास्टर कौन सिंह जी जो है परिवारिक सदस्य हैं उनका मैं, और वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। तो जब हरियाणा के किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई तो पदयात्रा हुड्डा साहब ने निकाली थी। उसके दौरान जब हम एनएसयूआई में थे तो हम सब साथी जो है उसमें शामिल हुए थे। और तब से लेके छात्र जीवन में से ही जब से संभाला है तब से कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब 3 महीने के चुनाव के लिए मैं बीजेपी में कैसे चला जाऊं, और मैं किसी का हक भी नहीं मारना चाहता। आप किरण जी की अपनी सोच हो सकती है, मैं आज भी सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा सम्मान। लेकिन
मुझे कहा भी था उन्होंने कि भी आप अगर बीजेपी में मेरे साथ चलना चाहते हो, तो मैंने उनको साफ मना कर दिया। मैं कहा जी मेरी आत्मा ही नहीं मानती, मैंने लड़ाई लड़ी है 20-25 साल, और इस कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मैं लड़ाई लड़ूंगा, और मेरी कोशिश है कि अंतिम सांस तक मैं इस कांग्रेस की लड़ाई लड़ूँ। आपने कहा आपके रोम रोम में बसी है कांग्रेस, तो क्या किरण चौधरी के रोम रोम में, क्योंकि आज जिस मुकाम पे वो है शायद कांग्रेस की वजह से ही वो इस मुकाम पे है। बिल्कुल, देखो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस को उन्होंने 40 साल दिए हैं, क्योंकि अभिपा भी जब बन के जो है जब तैयार हुई पार्टी, तब भी वो कांग्रेस में ही थी, दिल्ली में चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी की डिप्टी स्पीकर भी थी। तो मेरे से भी बहुत लंबा समय का उनका जो अनुभव कांग्रेस पार्टी का रहा, उनके भी अंतरात्मा में कांग्रेस थी। लेकिन अब ऐसा मुझे नहीं पता वो सारी चीज़ें क्या जो है घटना घटी है, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। और मैं ये मान सकता हूँ कि शायद हमें बीच मझधार में जो है कांग्रेस पार्टी में हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, तो साथ मिलकर लड़ाई लड़ते तो तकलीफ तो होती है आदमी को कि लोकसभा का मुद्दा शायद सुनने में आ रहा है कि उनकी बेटी को सुरती चौधरी को टिकट नहीं मिली और रावदान सिंह को टिकट दे दी गई, शायद उस वजह से वो भाजपा में गई। बिल्कुल वो आहत थी इस बात से, तो ये तो स्पष्ट आपको दिखता ही है, हमें भी दिखती हैं वो चीज़ें, आहत थी और कहीं ना कहीं वो कारण हो सकता है उसका। लेकिन मैं इतनी लंबी चौड़ी उसमें बहस में नहीं जाता, ना मैं उस पर ज़्यादा चर्चा करता। उनकी अपनी इच्छा थी, वो चली गई, और हमने कोई फैसला इस बात का नहीं लिया कि हमने तो उनको कह दिया था कि हम कांग्रेस में लड़ाई लड़ेंगे, और ज़रूर तकलीफ़ हुई। और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है आदमी को, जब आप किसी नेता के साथ इतनी लंबी जर्नी 10 साल की आप जब करते हो, तो उनको अपनी लीडरशिप में आप मानते हो कि भाई हम इनकी लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे। इस इलाके की लड़ाई हम लड़ना चाहते थे, ये इलाका जो है ये भी चौधर का हमारा भूखा है, हम भी चौधर चाहते हैं कि इस इलाके की चौधर हो। लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी लड़ाई को अधूरा छोड़ा, या वो आगे किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे वो जाने, उनका काम जाने, और वो अपने हिसाब से जहाँ लड़ाई लड़ें। अब हम उनके साथ नहीं हैं। चलो अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं अजय जी। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं और फील्ड में भी आप एक्टिव हो गए हैं, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो विधानसभा चुनाव के हैं लोग तैयारी कर चुके हैं, काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो उभर के सामने आ चुके हैं, प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। आपके भी प्रचार प्रसार देखा है, आपको भी फील्ड में देखा है, तो आपके पास उसी के माध्यम से पहुंचे हैं कि एक लोगों तक भी आपकी बात पहुंचे, क्योंकि दादरी शहर की बात करें तो दादरी शहर में काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हैं, नेताओं द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं चुनावों के समय में, लेकिन जब सरकार बनती है या फिर जनता उन्हें जिता देती है तो लेकिन वो कहते हैं ना कि फोड़ते बम और निकलता पटाखा, तो वो चीज़ें देखिए बिल्कुल, पहले भी बहुत पुरजोर तरीके से मैंने इस दादरी क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं, और अभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं 14 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करूंगा। दादरी में एक वर्कर मीटिंग मैंने बुलाई है, और उसके बाद 17 तारीख को मैं अपनी पद यात्रा लेके मैं निकल रहा हूँ रोड के ऊपर। दादरी के मुद्दे होंगे उसके अंदर, और पुरजोर तरीके से उठाऊंगा, क्योंकि दादरी को जिस प्रकार से इन्होंने एक पिछड़ा दादरी को इन्होंने घोषित कर दिया है। दादरी के अंदर कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दादरी के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, दादरी के अंदर कोई किसी भी प्रकार का खेल स्टेडियम नहीं है। बनते बनते 10 सालों में कोई स्टेडियम बनता है क्या? 10 सालों में कॉलेज बनता है क्या? 10 सालों तक आप बाईपास नहीं बना पा रहे हो, एक रोड को ठीक नहीं कर पा रहे हो, दादरी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आप डॉक्टर नहीं भेज पा रहे हो 10 साल में, इससे ज़्यादा और हमारे साथ क्या कुठाराघात होगा। तो ये सरकार तो निकम्मी है, पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाएंगे, और मेरा तो दायित्व है कि आज दोबारा से ठीक है, एक मैं कह सकता हूँ कि झटका थोड़ा सा लगा है, लेकिन लोगों का प्यार और मान सम्मान मुझे मिलता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने मुझे बूस्ट किया है, और ये इस बात के लिए कहा है कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और बहुत मजबूती के साथ मैं मैदान में जो है मैं डट के मुकाबला करूँगा। पार्टी की टिकट भी जो है मैं जो है बहुत अपने काम के आधार पे मैं मांगता हूँ, और पार्टी मुझे इस बात के लिए जो है मान सम्मान जरूर देगी, और मैं लड़ाई लड़ूंगा पक्की। जो है इस मोर्चे पे अब आने वाला जो समय है मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का है। 5 सांसद हमारे कांग्रेस के बने, बधाई भी देता हूँ उनको। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पदयात्रा के माध्यम से संदेश दिया है, एक अहिंसा का जो संदेश दिया है कि देश के अंदर भाईचारे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे हिंसा के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस प्रकार से इस बीजेपी ने हिंसा को बढ़ावा देने का काम किया है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो वो बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है। तो उसी के खिलाफ ये हमारी राजनीति हमने हमेशा की है कि हिंसा हम कभी नहीं होने देंगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, एक दूसरे का मान सम्मान, हम चाहे वो 36 बिरादरी का कोई भी भाई हो, एक दूसरे का मान सम्मान है तो ही राजनीति कर सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा के राजनीति नहीं कर सकते। लोकसभा सीट की बात करें, भाजपा का एक ही नारा था 400 पार, और
भाजपा ने ये भी दावा किया था कि जो हरियाणा की 10 सीटें हैं वो भाजपा की जोड़ी में होंगी, लेकिन आज के समय की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं 5 सीट अपनी गंवा चुकी है, जो कि 2019 में कांग्रेस के पास 0 सीट थी हरियाणा से। बिल्कुल। और हमारे जो सांसद जो आ रहे हैं वो भी मात्र थोड़े से वोटों से आ रहे हैं। ये तो 1-2 सीटें पे ही सिमट जाते हैं। कांग्रेस की तो 8 से 9 सीटें आनी थी, वो थोड़े से मात्र से। लेकिन चलो अब जो भी है 5 सीटें तो बहुत अच्छा। अब कितना फर्क मान रहे हैं विधानसभा चुनाव में? क्या देखिए मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी। 70 से ज्यादा? बिल्कुल 100% कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों पे जो है मुकाबले में अप है। ये मात्र 15 से 20 सीटों पे सब खत्म हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है। तो नायब साहनी की बात करें तो अब नायब साहनी द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी है या फिर फैमिली आईडी की बात करें, सभी में बदलाव किया जा रहा है और उन्होंने माना भी है कि हाँ इनमें फैमिली आईडी के अंदर देखिए कमियां हैं। मनोहर लाल जी की नीतियों को खुद इनकी सरकार के अब जिसको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने नकार दिया। आज नायब सैनी जी को बदल दो, दूसरा आएगा वो उनको नकार देगा। तो कमियां तो खुद ही उजागर कर रहे हैं, दूसरों से आज पूछने की जरूरत ही नहीं। आज किसी भी उसको आप इनके ऊपर बिठा दो वो बता देंगे आपको कमियां। तो कमियां तो इन्होंने शुरू से ही कर रखी हैं। आज लोगों को कितना परेशानी का जो समय है वो झेलना पड़ रहा है। आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसानों को। आप लाइन में आप पिछले 10 साल से लगा के बैठे हो, आप उनको खाद में भी जो है खाद थाने में मिलती है, ठीक है। बीज लेने के लिए जाते हैं तो बीज भी थाने में मिलता है, समय पे बीज नहीं मिलता, समय पे खाद नहीं मिलती। जब बिजाई करने का टाइम होता है उसके 2 महीने के बाद तक जो है बीज लेने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं। जब खाद का जब समय होता है डालने का, उसके 2 महीने के बाद जो है लोगों को खाद मिलती है। तो वो किसान की तो बेचारे की खरा माटी करती। जब वो दुख सुख पाके अगर फसल बो भी लेता है तो उस जब वो खेत की अपनी फसल को लेके मंडी में जाता है तो वो मंडी में वो फसल नहीं बिकती। तो इतनी बुरी गत और क्या होगी। हर रोज गोलियां जो है हमारे रोड के ऊपर हमारे व्यापारियों को मारी जा रही है सरेआम। दादरी के अंदर हर रोज मर्डर हो रहे हैं। कितनी बातें आपको बताएं हम। तो हर रोज की कहानी है इन लोगों का। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने तो हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये नकारा सरकार है, तो इनको तो वैसे ही अल्पमत में है ये। तो ये तो ज़बरदस्ती की सरकार है। केंद्र सरकार का जो है इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा और गवर्नर के जो है रूल्स का जो है मजाक उल्लंघन कर रखा है। बिल्कुल ये तो मजाक है एक किस्म से है। हाँ ये तो सब घोषित जो है इमरजेंसी है। इन्होंने तो इमरजेंसी के अंदर जो है भी नहीं होता ऐसा। तो जिस प्रकार से इन्होंने प्रदेश को आज ये अल्पमत में है, ज़बरदस्ती की सरकार है। आप किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? तो और एक जो हमारे सब्सक्राइबर भी देख रहे हैं, हर आदमी की इच्छा होती है कि हम एक अच्छा नेता चुने, युवा नेता चुने जो हमारे लिए कुछ कर सके। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या कुछ इस बारे में? दादरी विधानसभा एक पोटेंशियल हमारा क्षेत्र है। यहाँ के रेवेन्यू भी मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है क्योंकि माइनिंग है, माइनिंग एरिया है, ठीक है। उसका रेवेन्यू का 10% भी दादरी में नहीं लगता, ठीक है। यहाँ से अवैध तरीके से खनन करते हैं, अवैध तरीके से पैसे का जो है इन्होंने अटने का एक धंधा बना रखा है। सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो रेवेन्यू हमारा दादरी का आता है वो दादरी में रहे, इस जिले के अंदर लगे, पहली बात। दूसरी बात सबसे आज इम्पोर्टेंट जो हमारी यहाँ की जो ज़रूरत है हमारे युवाओं के खेलने के लिए एक स्टेडियम ब्लॉक लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। आज तक हम बनवा नहीं पाए, जो आज के दिन हम ये व्यवस्था करा पाए। गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे ज़रूर इन्होंने घोषणा कर रखी है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज दादरी में नहीं खुला आज तक। 2 टीचर बैठते हैं नाम के, पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कहीं पटवारी बैठते हैं, कहीं तहसीलदार बैठते हैं, कहीं खेल डीएसओ बैठता है, कहीं क्लासें चल रही हैं, तमाशा है सिर्फ। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर एक आधा है भी तो मशीनें नहीं है, ना MRI है, ना CT स्कैन है, ना कोई और तमाम एक्सरे की मशीनें ख़राब रहती हैं। अगर वेंटिलेटर की किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो वेंटिलेटर काम नहीं करते। वेंटिलेटर रखे जरूर हैं लेकिन वेंटिलेटर एक भी वेंटिलेटर का ऑपरेटर नहीं है। मोबाइल टॉर्च से तो डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल में। इससे शर्मनाक और क्या होगा। इस प्रकार की सुविधाएं दादरी को चाहिए जिनके मुद्दों को लेके हम चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप देख लीजिए, आप आज बारिश हो जाए दादरी लबालब जो है पानी से भरा होगा। हम कितनी बार अनगिनत बार पानी में बैठ के ये विरोध प्रदर्शन कर चुके कि दादरी के अंदर पानी की निकासी करो, ना निकासी करो। जिला प्रशासन ने कोशिश करी, दादरी को उखाड़ के रख दिया। आज अगर बारिश हो जाए तो लोग गड्ढों में और मरेंगे। अपनी जान से भी हम जो है हमारे लोग यहाँ के मतलब हाथ धो देंगे। इस प्रकार के हालात इस दादरी के अंदर है।
पानी के फोगाट निकास साहब, आपको युवाओं का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि आप खेल के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, और जो खिलाड़ी हैं उनको आप काफी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा दायित्व भी है। अगर मैं युवा हूँ तो युवा की भी बात मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि मैं उनकी बात को उठाऊँ, चाहे वो हमारे खेल की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे और तमाम शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की बात हो, तो उनके लिए वो आज संस्थाएं आज हमारे लिए यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक अकेली एजुकेशन से भी काम नहीं चलेगा, टेक्निकल एजुकेशन भी चाहिए जिसमें उसको अवसर मिल सकें। ITI के ऐसे तमाम संसाधन हैं जो गुड़गांव के अंदर हमारे बच्चे काम कर सकें। ऐसी एकेडमिक जो कोचिंग उनको मिल सके, ताकि वो बच्चे आज विदेशों में भी बहुत ऐसे अवसर है जिसमें हमारे बच्चे यहाँ के जो है अपने उस एकेडमिक कोचिंग के माध्यम से बाहर विदेशों में भी अपना रोजगार पा सकें। तो बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो दादरी के अंदर प्रोवाइड होने चाहिए, लेकिन आज तक कोई ऐसी फैसिलिटी ना सरकार ने करी, ना उन्होंने ध्यान दिया, ना कभी कोई करने की मंशा रखी, ना कभी कोई घोषणा भी इस प्रकार की ऐसी है जो करी हो उन्होंने। तो कितने ही मुद्दे हैं दादरी के अंदर, तो तमाम मुद्दों को लेके अभी मैं जो है 17 तारीख को पदयात्रा पे मैं निकलूंगा, दादरी के हर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जाऊँगा और इस बात की अलख जगाएंगे कि इस भाजपा सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। और इस 20 सालों में जो हमने अपनी जर्नी तय की है, वो दादरी मेरे लिए हमेशा प्राथमिकता रही है। तो मैं तो लोगों से यही आशीर्वाद की अपील करता हूँ कि हमारे जैसे युवाओं को अगर मौका मिलता है तो हम ज़रूर इस दादरी को जो है, जिनसे पीड़ित है दादरी, उनसे उबारने में हम काम कर सकें। आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हम आपको चरखी दादरी की पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। चाहे चरखी दादरी जिले की बात करें या बरडा हल्के की बात करें, जितने भी नए चेहरे हैं उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए दे मुझे इजाज़त। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।